आज की बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो सुनने में तो पौराणिक लगता है पर है बिल्कुल आज का। हाँ। दुर्योधन सिंड्रोम। हाँ। और ये सिंड्रोम हमें आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम में, फंडिंग की रेस में लगे स्टार्टअप्स में और यहाँ तक के कॉलेज कैंपस में भी खूब देखने को मिलता है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद महाभारत की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस कहानी के बहाने इंसानी मनोविज्ञान की एक ऐसी परत को खोलना है जो हजारों साल बाद भी उतनी ही सच है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुर्योधन की हार का असली कारण क्या था। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये शक्ति की कमी नहीं थी। नहीं, बल्कि दूसरों की शक्ति पर एक तरह से अंधा होकर निर्भर हो जाना था। अच्छा, तो आज इन स्रोतों के जरिए हमारा मिशन यही समझना है कि आत्मनिर्भरता और दूसरों से मदद लेने के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ है, और ये भी कि बाहरी सहारे पर टिके रहने के खतरे क्या हैं जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। पहली नजर में दुर्योधन का आत्मविश्वास गजब का लगता है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि उसे अपनी जीत पर कोई शक ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये आत्मविश्वास आ कहां से रहा था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्रोतों की माने तो उसका आत्मविश्वास अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि दूसरों की काबिलियत की बैलेंस शीट से आ रहा था। बैलेंस शीट से? हाँ, वो मन ही मन हिसाब लगाता था। मेरे पास भीष्म पितामह हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। अच्छा। मेरे पास गुरु द्रोण हैं, जिनके पास ब्रह्मास्त्र हैं, और मेरे पास मेरा मित्र कर्ण है, जिसके पास अभेद्य कवच कुंडल हैं। तो उसकी जीत का समीकरण इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका था? बिल्कुल। ये तो वही बात हुई जो हम आजकल सुनते हैं। कई बार युवा कहते हैं, चिंता की क्या बात है, मेरे पिता का बहुत बड़ा नाम है, या मेरा नेटवर्क बहुत मजबूत है, मंत्रालय तक पहुंच है। हाँ, इसका मतलब वो अनजाने में दुर्योधन वाली सोचें अपना रहे हैं। हाँ, एकदम। और स्रोतों में इसी मानसिकता को एक बड़ा सटीक नाम दिया गया है, परजीवी आत्मविश्वास। परजीवी आत्मविश्वास। पैरासिटिक कॉन्फिडेंस। ये वो आत्मविश्वास है जो आपकी अपनी जड़ों से नहीं, बल्कि दूसरों के तनों से पोषण खींचता है। अरे वाह! ये देखने में तो आत्मविश्वास लगता है, पर असल में ये एक खोखलापन है जिसे दूसरों की ताकत से भरा जा रहा है। परजीवी आत्मविश्वास। ये शब्द सुनने में जितना कठोर है, उतना ही सच्चा भी लगता है। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छा रूपक भी है। बाहरी सहारा एक बैसाखी की तरह होता है। हाँ, बैसाखी आपको चलने में मदद तो कर सकती है, पर वो आपको दौड़ना नहीं सिखा सकती। और दुर्योधन ने तो जैसे पूरी जिंदगी इन्हीं बैसाखियों के सहारे मैराथन दौड़ने की कोशिश की। और जब युद्ध के मैदान में ये बैसाखियां थोड़ी भी लड़खड़ाते हैं, तब क्या होता है? तब वो दूसरों को दोष देता है। बिल्कुल। तब शुरू होता है दोषारोपण का खेल। दुर्योधन कभी अपनी रणनीति पर सवाल नहीं उठाता। कभी नहीं। वो सीधे भीष्म पर आरोप लगाता है कि आप पांडवों से मोह के कारण पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे। वो द्रोण की निष्ठा पर शक करने लगता है। मतलब अपनी नाकामी का ठीकरा हमेशा दूसरों के सिर। वो कभी ये नहीं सोचता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी सोच गलत है। इसी को मनोविज्ञान की भाषा में लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल। हाँ, ये सिद्धांत बताता है कि आप अपनी सफलता या असफलता की वजह किसे मानते हैं, खुद को या बाहरी ताकतों को। अच्छा। दुर्योधन का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल था। जब भी कुछ गड़बड़ होती, वो टीम को, किस्मत को या ऑफिस पॉलिटिक्स को दोष देता। हाँ, उसके लिए जिम्मेदार हमेशा कोई और होता था। और इसके ठीक उलट पांडवों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल था। वो अपनी हार से सीखते थे, अपनी रणनीति बदलते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पांडवों के पास तो कृष्ण जैसा दिव्य सलाहकार था। सही बात है। तो क्या ये कहना कि उनका लोकस ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से इंटरनल था सही होगा? क्या कृष्ण एक बाहरी सहारा नहीं थे? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर एक मेंटर और एक बैसाखी का फर्क साफ होता है। अच्छा। कृष्ण ने पांडवों को कभी बने बनाए समाधान नहीं दिए। उन्होंने अर्जुन को सोचने पर मजबूर किया, उसे उसके फर्ज की याद दिलाई। इसे सही और गलत का फर्क समझाया। बिल्कुल। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांडीव पकड़कर तीर नहीं चलाया, उन्होंने अर्जुन को इतना मजबूत बनाया कि वो खुद तीर चला सके। जबकि दुर्योधन अपने सलाहकारों से सिर्फ ये चाहता था कि वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और उसके लिए युद्ध जीते। समझ गई। मतलब एक सच्चा मेंटर आपको जवाब नहीं देता, वो आपको सही सवाल पूछना सिखाता है। एग्जैक्टली। और जो व्यक्ति अपनी गलती मान ही नहीं सकता, वो कभी सीख भी नहीं सकता। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि दुर्योधन असल में एक लीडर था ही नहीं था। वो बस एक डीलर या मैनेजर था जो सिर्फ लोगों
और संसाधनों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता रहा। बिल्कुल, एक लीडर जिम्मेदारी लेता है जबकि दुर्योधन जिम्मेदारी से भागता था। ये लोकस ऑफ कंट्रोल वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसकी गहराई पकड़ में नहीं आएगी। सही बात है। स्रोतों में अंशु की एक कहानी है जो शायद इससे काफी मिलती जुलती। हाँ, अंशु की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो एक ऐसे परिवार से था जहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया जाता था और उसके माता पिता काफी प्रभावशाली थे। उसे पूरा यकीन था कि उनका रुतबा और संपर्क उसे देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला देंगे, और ऐसा हुआ भी। हो गया? हाँ, उसे अपने मनचाहे कॉलेज में सीट मिल गई। तो ये तो दुर्योधन वाला पहला चरण हो गया, बाहरी सहारे पर पूरा भरोसा। बिल्कुल, लेकिन असली परीक्षा तो कॉलेज के अंदर शुरू हुई। अच्छा? जब मुश्किल असाइनमेंट, रात भर जागकर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बारी आई, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ उसके माता पिता का प्रभाव काम नहीं आएगा। तो उसके दोस्त आगे बढ़ रहे होंगे? हाँ, उसके दोस्त अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे थे और वो पिछड़ता जा रहा था। वो एक तरह के सदमे में था। तो फिर उसने क्या किया? यही उसकी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक रात एक बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वो लगभग हार मान चुका था। तभी उसने अपने क्लासमेट को देखा जो बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपना काम कर रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि सहारा आपको दरवाजे तक तो ला सकता है, पर अंदर का सफर आपको अकेले ही तय करना होता है। बिल्कुल। उस रात के बाद अंशु बदल गया। उसने दिन रात एक कर दिया, सीनियर्स से मदद ली, लाइब्रेरी में घंटों बिताए और आखिरकार जब वो कॉलेज से निकला तो अपने बैच का टॉपर था। कमाल है। ये कहानी बताती है कि आत्मनिर्भरता कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे हालातों से सीखा भी जा सकता है। हाँ, करियर के मैदान में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। स्रोतों में अमित और सीमा के दो बिल्कुल अलग अलग उदाहरण हैं। हाँ, अमित को उसके चाचा की बड़ी सिफारिश से एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। शुरू में सब ठीक था, वो अपने कनेक्शन का रौब भी दिखाता था। लेकिन जब एक जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आई तो उसकी पोल खुल गई। बिल्कुल, उसके पास उस काम के लिए जरूरी स्किल्स थे ही नहीं। बहुत कोशिशों के बाद भी कंपनी उसे ज्यादा समय तक झेल नहीं पाई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और सीमा की कहानी इसके ठीक उलट है। हाँ, सीमा एक छोटे शहर से थी, उसका कोई बड़ा नेटवर्क नहीं था। उसने बिना किसी सहारे के अपनी मेहनत से पढ़ाई की। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि बाजार में नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मांग बढ़ रही है। तो उसने खुद को अपस्किल किया। हाँ, उसने ऑनलाइन कोर्स किए, अपने स्किल्स को लगातार निखारा। नतीजा ये हुआ कि उसे न सिर्फ नौकरी मिली बल्कि कुछ ही सालों में वो अपनी काबिलियत के दम पर उसी फील्ड में एक टीम लीडर बन गई। मतलब उसका काम ही उसकी सबसे बड़ी सिफारिश बना। बिल्कुल। ये सिद्धांत सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं है, हमारे पारिवारिक रिश्तों पर भी ये उतना ही लागू होता है। स्रोत में राहुल और प्रिया की कहानी है। हाँ, जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। राहुल की शादी प्रिया से हुई। राहुल का रवैया हमेशा समस्याओं से भागने वाला था। घर में कोई आर्थिक तंगी हो या कोई पारिवारिक मसला, वो हमेशा ये सोचकर निश्चिंत हो जाता था कि उसके माता पिता या बड़ा भाई सब संभाल लेंगे। मतलब वो जिम्मेदारी लेने से कतराता था। हाँ, एक तरह से उसके परिवार वाले ही उसकी बैसाखी थे। बिल्कुल, और इसका पूरा बोझ प्रिया पर आ गया। उसने घर का बजट संभाला, बच्चों की परवरिश की और अपना छोटा मोटा काम भी जारी रखा। वो थक जाती थी पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई और राहुल पूरी तरह से टूट गया, तब प्रिया ने अकेले ही सब कुछ संभाला। उस दिन राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी निर्भरता ने उसे कितना कमजोर बना दिया है और प्रिया की आत्मनिर्भरता ने उसे कितना मजबूत। अच्छा। प्रिया से प्रेरणा लेकर ही राहुल ने धीरे धीरे जिम्मेदारियां उठाना सीखा और तब जाकर उनके रिश्ते में सही मायने में संतुलन आया। इन सभी कहानियों से एक ही बात निकल कर आती है, असली ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। सही बात है। वैसे जब हम ताकत की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य सामने आता है। कौरवों के पास पांडवों से कहीं बड़ी सेना थी। हाँ, बहुत बड़ी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7। और एक अक्षौहिणी सेना होती कितनी बड़ी है? अंदाजा लगाइए। एक अक्षौहिणी में लगभग 22,000 रथ, 22,000 हाथी, 65,000 से ज्यादा घुड़सवार और 1 लाख से भी ज्यादा पैदल सैनिक होते थे। बाप रे। अब इसे 11 से गुना करके सोचिए। दुर्योधन के पास संसाधन तो अथाह थे। उसके पास आज की भाषा में कहें तो मेगा फंडिंग थी।
इसकी तुलना तो सीधे आज के स्टार्टअप जगत से की जा सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स को भारी भरकम फंडिंग मिलती है, लेकिन फिर भी वो कुछ सालों में डूब जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका ध्यान वैल्यू क्रिएशन पर नहीं बल्कि कैश बर्न करने पर होता है। उनके पास संसाधन तो होते हैं, पर संकल्प और एक स्पष्ट विजन नहीं होता। वो दुर्योधन मॉडल पर काम कर रहे होते हैं। विशाल संसाधन, लेकिन अंदरूनी कलह, अहंकार और दिशाहीनता। और दूसरी तरफ पांडव मॉडल है। हाँ, पांडव मॉडल कम संसाधन पर मजबूत टीम, स्पष्ट उद्देश्य और हर सदस्य का उच्च कौशल। ये आज के उन बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स की तरह हैं जो कम पैसों में भी बड़ा काम कर जाते हैं। जब हम निर्भरता की बात कर रहे हैं तो मुझे कर्ण का ख्याल आता है। दुर्योधन और उसकी दोस्ती की हमेशा मिसाल दी जाती है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़कर लगता है कि क्या हम उसे गलत नजरिए से देख रहे थे? क्या वो दोस्ती थी भी या सिर्फ एक और निर्भरता? ये बहुत गहरा सवाल है। स्रोत इस रिश्ते को दोस्ती से ज्यादा एक रणनीतिक निवेश के तौर पर देखते हैं। रणनीतिक निवेश? हाँ, दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना, उसे सम्मान दिया, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वो कर्ण को अर्जुन के खिलाफ एक अचूक हथियार के तौर पर देखता था। अच्छा। उसने कर्ण की वीरता पर इतना भरोसा कर लिया कि खुद को एक बेहतर योद्धा बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। उसने कर्ण को एक दोस्त की तरह नहीं, एक एसेट की तरह इस्तेमाल किया। और यहीं पे कृष्ण का उदाहरण फिर से सामने आता है। जब युद्ध से पहले कृष्ण ने दोनों पक्षों को चुनने का मौका दिया। हाँ, कि या तो मेरी पूरी नारायणी सेना ले लो या फिर मुझे अकेले निहत्थे ले लो। दुर्योधन ने क्या चुना? दुर्योधन ने फौरन नारायणी सेना को चुना। उसने भीड़ को चुना, संसाधनों को चुना। उसे लगा कि अकेला हथियार ना उठाने वाला कृष्ण भला क्या कर लेगा। बिल्कुल। और अर्जुन ने कृष्ण को चुना, यानी विवेक को, सही दिशा को। यही आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक है। डिग्री और सर्टिफिकेट्स की भीड़ जो नारायणी सेना की तरह है, उससे कहीं बेहतर है सही कौशल और विवेक को चुनना, जो कृष्ण का प्रतीक है। एक सच्चा गुरु आपको सहारा नहीं देता, वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। दुर्योधन के पास भीष्म और द्रोण जैसे गुरु थे, पर उसने उनसे सिर्फ सूचना ली, ज्ञान और विवेक लेने की कोशिश ही नहीं की। अगर हम इन सब चीजों की जड़ में जाएं, तो दुर्योधन की एक भावना बहुत साफ दिखती है, ईर्ष्या। हाँ, जलन। पांडवों के इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर उसके मन में जो जलन पैदा हुई, वही इस पूरे विनाश की जड़ थी। उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को ठुकराकर पूरे वंश का विनाश स्वीकार कर लिया। और ये भावना आज के सोशल मीडिया के युग में और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। बिल्कुल। लोग लगातार दूसरों की छुट्टियों की तस्वीरों, उनकी सफलता की कहानियों से अपने जिंदगी की तुलना करते रहते हैं। जैसे दुर्योधन पांडवों के वैभव से जलता था, वैसे ही आज लोग दूसरों की डिजिटल लाइफ से जलते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? तनाव, डिप्रेशन और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। तो इस तुलना के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? भगवद गीता में इसका एक मनोवैज्ञानिक समाधान दिया गया है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब कोई इंसान दूसरों के फल को देखने के बजाय अपने कर्म पर, अपने सुधार पर ध्यान लगाता है, तो वो इस तुलना के जाल से अपने आप बाहर निकल जाता है। सही बात है। यही आत्मनिर्भरता का आध्यात्मिक आधार है। बाहर देखना बंद करो, अपने अंदर झांको। बिल्कुल। यहाँ एक और अजीब विडंबना है। दुर्योधन जिन लोगों पर सबसे ज्यादा निर्भर था, भीष्म और द्रोण, अंत में वही अपनी प्रतिज्ञाओं और धर्म संकट की वजह से उसकी पूरी मदद नहीं कर पाए। हाँ। भीष्म ने पांडवों को ना मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के खिलाफ कभी अपना ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते थे। और कर्ण अपना वचन निभाने के लिए इंद्र को अपना कवच कुंडल दान कर चुका था। इससे एक बहुत कठोर लेकिन सच्चा नियम सामने आता है। क्या? कि जब आपका उद्देश्य ही गलत हो, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सहयोग भी आपके काम नहीं आता। वो आपकी सीमा बन जाता है, आपकी ताकत नहीं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य विचार निकल कर आ रहा है वो ये है कि सहारा लेना और निर्भर हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। स्रोत से एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, सहारा लेना ठीक है, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो। बिल्कुल। सफलता का मूल आधार केवल आपकी तैयारी, चरित्र और प्रयत्न है। बिल्कुल। अगर हमें सफलता के इस पूरे सूत्र को 3 ठोस बिंदुओं में समेटना हो तो वो होंगे। बताइए। पहला, कौशल संवर्धन, स्किल अप। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि किसी की सिफारिश की जरूरत ही ना पड़े। आपका काम ही आपका परिचय बन जाए।
दूसरा, जिम्मेदारी लें। अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। हर गलती एक सबक है, बशर्ते आप उसे स्वीकार करें। और तीसरा, चरित्र निर्माण। हमेशा याद रखें, दुर्योधन इसलिए नहीं हारा कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए हारा क्योंकि वो गलत था। सही बात है। जब नीयत साफ न हो तो बड़ी से बड़ी योग्यता भी बेकार हो जाती है। सच्ची सफलता हमेशा मजबूत चरित्र की नींव पर ही खड़ी होती है। हमारी आज की बातचीत ने ये तो साफ कर दिया है कि आत्मनिर्भरता ही लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी की चाबी है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ, जिस पर वो खुद सोच सकें। जरूर। आज के इस कनेक्टेड युग में, जहां नेटवर्किंग और सहयोग को सफलता की कुंजी माना जाता है, वहां एक स्वस्थ सहारे और दुर्योधन वाली परजीवी निर्भरता के बीच की महीन रेखा क्या है? कोई व्यक्ति दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपने जीवन में एक मजबूत और सहयोगी नेटवर्क कैसे बना सकता है?